नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे अनसुलझे केस की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है और कई पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो कहानी शुरू होती है साल 1689 से। एक ताकतवर मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा जाता है और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। और इतिहास ना सालों से, सदियों से बस एक ही शख्स की तरफ उंगली उठाता रहा है। लेकिन क्या हो अगर जो कहानी हम सबने सुनी है वो पूरी तरह सच ना हो? क्या हो अगर इतिहास ने किसी और की गलती की सजा किसी और को दे दी हो? तो चलिए इस केस की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन पर कोई दो राय नहीं है, मतलब उस एम्बुश की, उस घात की जिसमें संभाजी महाराज को पकड़ा गया था। तो बात है फरवरी 1689 की। जगह थी कोंकण का संगमेश्वर। छत्रपति संभाजी महाराज अपने करीब 25 सलाहकारों के साथ वहां मौजूद थे और तभी अचानक मुगल कमांडर मुकर्रब खां की सेना उन पर टूट पड़ती है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य के दिल पर एक गहरा घाव था। तो सवाल ये उठता है कि मुगलों को ये खबर किसने दी? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो इस पूरे ऐतिहासिक कोल्ड केस का प्राइम सस्पेक्ट है। ये हैं गणोजी शिर्के। अब ये कोई आम दरबारी या मंत्री नहीं थे, ये संभाजी महाराज के बहनोई थे, उनकी सौतेली बहन के पति, मतलब परिवार के ही सदस्य। और सोचिए, जब कोई अपना ही धोखा दे तो वो जख्म कितना गहरा होता है। शायद इसीलिए उन पर लगे गद्दारी के आरोप इतने संगीन बन गए। और यही वो कहानी है जो हम सब ने सुनी है, पढ़ी है और शायद फिल्मों में भी देखी है कि कैसे अपने ही परिवार के एक शख्स गणोजी शिर्के ने लालच में आकर संभाजी महाराज जैसे वीर मराठा राजा को धोखा दे दिया। एक क्लासिक धोखे की कहानी। लेकिन क्या यह मामला इतना सीधा है? जो कहानी बताई जाती है वो ये कि शिर्के को मुगलों से दौलत और ताकत का लालच था। पर अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं तो पता चलता है कि मामला सिर्फ लालच का नहीं था। दोनों के बीच पहले से ही राजनीतिक अनबन चल रही थी। शिर्के संभाजी की नीतियों का खुलकर विरोध करते थे और तो और संभाजी ने एक साजिश के चलते शिर्के के कुछ रिश्तेदारों को मौत की सजा भी दी थी। तो अब सवाल यह है कि यह सिर्फ लालच था या फिर एक पुरानी दुश्मनी का बदला? तो चलिए अब इस केस की फाइल को पलटते हैं और देखते हैं कि कहानी का दूसरा पहलू क्या कहता है। 300 साल से भी ज्यादा एक ही कहानी चलती आ रही है कि गद्दार शिर्के ही थे, लेकिन अब उनके वंशज और कुछ इतिहासकार एक अलग ही कहानी सामने रख रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा और सीधा सवाल पता है क्या है? वो कहते हैं सबूत कहाँ है? उनका कहना है कि इस बात का कोई भी दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि उनके पूर्वज ने संभाजी महाराज को धोखा दिया था। असल में शिर्के की गद्दारी की कहानी ज्यादातर बाद में लिखी गई किताबों और खासकर 1979 में आए मशहूर नॉवेल छावा से फैली। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2009 में शिर्के के वंशजों ने बकायदा एक आरटीआई डाली और जानते हैं सरकारी जवाब क्या आया? जवाब था ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो गणोजी शिर्के को उस गिरफ्तारी से जोड़ता हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर शिर्के नहीं तो फिर कौन? अगर हमारा मेन सस्पेक्ट बेगुनाह हो सकता है तो फिर असली गद्दार कौन था? ये सवाल इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। अच्छा, कुछ और थ्योरीज भी हैं। जैसे उस वक्त पौंडीचेरी में जो फ्रेंच गवर्नर थे, उनके रिकॉर्ड्स में लिखा है कि संभाजी के कुछ ब्राह्मण क्लर्क यानी कारकुनों ने गद्दारी की थी। लेकिन इसमें भी एक पेच है। गवर्नर तो घटना की जगह से मीलों दूर थे, तो उनकी बात पर कितना यकीन किया जाए? और आजकल इंटरनेट पर भी खूब बहस होती है, जहां लोग कहते हैं कि शिर्के दुश्मन तो थे, वो भी खुलेआम, पर गद्दार नहीं थे जो छिपकर वार करे। खैर, जो भी हो, एक सवाल और है कि अगर शिर्के ने गद्दारी की थी तो उसके बाद उनका क्या हुआ? और यही कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। देखिए, 1689 के बाद औरंगजेब ने शिर्के से किए अपने वादे पूरे नहीं किए। मराठों की नजर में तो वो पहले ही गद्दार बन चुके थे, मतलब ना घर के रहे ना घाट के। हालत ये हो गई कि उन्हें अपने ही लोगों का भरोसा खोकर मुगल कैंप में रहना पड़ा और आखिर में उन्हें अपनी जमीन जायदाद वापस पाने के लिए नए मराठा राजा राजाराम से ही सौदा करना पड़ा। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, इसका असर आज भी इस वक्त भी महसूस किया जा रहा है। एक पूरा सरनेम, एक पूरा परिवार इसका बोझ उठा रहा है।
पूरे 350 साल से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, 350 सालों से एक परिवार अपने नाम के साथ लगे इस कलंक के साथ जी रहा है। लक्ष्मीकांत राजे शिर्के का ये बयान इस बात का जीता जागता सबूत है। वो बताते हैं कि कैसे आज भी चुनावों में विरोधी पार्टियां उनके सरनेम का इस्तेमाल उनके खिलाफ करती हैं, क्या कहकर कि जो तब राजे के वफादार नहीं हुए वो आज जनता की क्या होंगे। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी साख पर सीधा असर डाल रही है। और पॉपुलर कल्चर यानी जो किताबें छपती हैं, जो फिल्में बनती हैं, वो इसी गद्दारी वाली कहानी को और पक्का करती जाती हैं। इसका नतीजा ये है कि आज करीब 1 लाख लोग जो शिर्के सरनेम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस दाग का सामना करना पड़ता है। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हम पहुंचे कहां हैं? चलिए एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को समेटते हैं। तो देखिए मामला क्या है। एक तरफ वो कहानी है जो सब जानते हैं, जो कहती है कि अपराधी गणों शिर्के हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड में इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ और थ्योरीज भी हैं, पर वो भी साबित नहीं हो पाई हैं। और इन सब के बीच एक पूरा परिवार है जो एक ऐसे जुर्म का बोझ ढो रहा है जिसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला। और शायद इतिहासकार संजय सोनवणी की ये बात इस पूरी बहस का सार है। वो कहते हैं उनके पूर्वजों के आधार पर उन्हें आंकना अनुचित है। ये एक बहुत गहरी बात है कि क्या हमें किसी को उसके पुरखों के किए गए या ना किए गए कामों के लिए आज जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, जब इतिहास एक ऐसी पहेली बन जाए जिसके कुछ टुकड़े ही गायब हों, तो ये कौन तय करेगा कि असली तस्वीर क्या थी। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे याद रखते हैं। इस